बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज है मंडे। ऑब्वियसली आज आपका वर्क प्लेस पे पहला दिन होता है, आप ऑफ के बाद आते हैं तो सभी लोग एनर्जेटिक भी होते हैं। एनर्जेटिक होने के साथ साथ दुआ ये है कि आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने कामों पर आएँ। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपने एहतियात करनी है। मौजूदा सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होती चली जा रही है। अगर हम डेथ रेशो की बात करें, अगेन वो बढ़ता चला जा रहा है। एक बार फिर से हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अगर बात की जाए एहतियात की तो वो कोई भी करता नजर नहीं आ रहा। कल तक के फिगर्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूं, 24 घंटों के दौरान जो है 18 जिंदगियां जो हैं वो कोरोना निगल चुका है। शहर में मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 1263 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें 254 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। साथ ही साथ तादाद जिस तरह से बढ़ रही है अस्पतालों में, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि मरीजों का प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। वेंटिलेटर्स पर मरीज पहुंच रहे हैं। डेथ्स हम जो है वो देख रहे हैं हर रोज़ वो ज़्यादा होती चली जा रही हैं। और फिर अगेन जो सबसे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल ये होती है कि आपको अपने इर्द गिर्द वाले लोगों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में पता चलना शुरू हो जाता है कि फ़लाँ बंदा कोरोना का शिकार हो गया है, फ़लाँ बंदा, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हालात ये हैं कि ऑपोजिशन जलसा करने जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि कोरोना है ही नहीं। हुकूमत बार बार इस चीज़ को रियलाइज कराने की कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को एहतियात करनी है, इज्तिमात नहीं करने हैं। तो ये तमाम हालात है। अब इस पे आपने क्या करना है ये आप ही ने सोचना है। किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है, अपने घर वालों को महफूज रखना है, ये अब आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हालात तो बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आ रहे। आगे चल के प्रोग्राम में इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। तो चलते हैं जुनेद की तरफ। जुनेद बताइए मौसम कैसा रहेगा आज? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में हल्के बादल आने के साथ साथ जो है वो शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन शहर में हल्के बादल जो हैं वो दोपहर के वक्त आने का इम्कान है और बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला जो है आज दिन भर जारी रहेगा। और दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो शहर को स्मॉग ने अपनी लपेट में ले रखा है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 216 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त ठंडी हवाएँ जो हैं वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 73% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 57% तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन शहर में बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला जो है आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम हैं, लेकिन मौसम सर्द होने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत मज़ीद कम होने का इम्कान है। दर्जा हरारत कम होने का इम्कान है। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच जुनेद, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। और अब बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। पहली खबर लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की है जी। कोरोना एक रोज में 18 अमवात, वायरस के फैलाव की शरह 5.47% तक पहुंच गई। एक्सपो सेंटर अस्पताल दोबारा फाल, इज्तिमा पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, वजीर आला उस्मान गुस्ताफ। लेक्चरर्स और कांस्टेबल की भर्ती के लिए इम्तिहान, हजारों उम्मीदवार शरीक। और MCL का आज सरेनो सर्वे का फैसला। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और शहर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है। मैंने जैसे कि कहा कि अब ज़्यादा हम जो है एक बार फिर से उसी लहर की तरफ जा रहे हैं। आपको अपने इर्द गिर्द वाले लोगों में
हर दूसरे दिन ये बात सुनने को मिल रही है कि फलां बंदा वायरस का शिकार, फलां बंदा। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें, लोग उस तरह से संजीदा है ही नहीं, तो फिर किस तरह कंट्रोल होगी ये सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संजीदगी के बगैर तो कंट्रोल होना नामुमकिन है। जिस तरह ये खबर खुद ही बता रही है कि कितनी अफसोसनाक और गंभीर सूरत हाल है कि एक दिन में लाहौर शहर में 18 जो लोग हैं वो इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। और फिर शरह देखें इंतहाई खौफनाक है कि 5.47% तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये मुतासरीन है उनकी शरह जो बताई गई है। अब मुझे बताएं कि यही हालात थे मार्च अप्रैल में भी, जब ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त भी इसी तरह था कि आपकी शरह बढ़ती गई और केसेस बढ़ते गए। आज भी उसी तरह रिपोर्ट हो रहे हैं। हम लोग या हुकूमती सतह पर यह बात तो होती है कि आप जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें, ये एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं, लेकिन माजरत के साथ हमारी आवाम जो है उनके साथ खड़ी नहीं है। हमारी जितनी ताजर बरादरी या मार्केट्स की बात कर लें, कोई भी बात, कारोबारी ज़िंदगी कोई भी बात करें या मामूलात ज़िंदगी कोई भी किसी चीज़ की भी बात कर लें, हम आवाम जो हैं वो इस चीज़ पर उनके साथ नहीं खड़े। सही कह रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली वही हालात होंगे कि हम लोग एक दफ़ा फिर हर चीज़ को बंद करने चले जाएंगे और जब लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। फिर यही बात निकलेगी कि गरीब जो है, मजदूर तबका, सफ़ेद पोश तबका वो पिस रहा है, उनको रोज़ी रोटी नहीं मिल रही, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। लेकिन ये सूरत हाल आज अगर हम लोग सोच लें कि आने वाला जो कल है वो इस मुसीबत की इस घड़ी में हमारे लिए मजीद जो है वो मसाइब का हमें ला सकता है और मुश्किलात की तरफ धकेल सकता है, तो हमें SOPs पर अमल दरामद करने की जरूरत है। डिटेल खबर की जो है इसके मुताबिक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आने वाला वक्त हमें मुसीबत की तरफ, मुश्किलात की तरफ धकेल सकता है। 85 अफराद की हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पर तिबी इमदाद इनको दी जा रही है। 414 मरीजों में से 254 सरकारी, 160 निजी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। साथ ही साथ एक्सपो सेंटर, क्वारंटीन सेंटर जो है उसको भी फॉल किया गया, यानी मरीजों की कैपेसिटी एक बार फिर से अस्पतालों में पूरी करना जो है वो मुश्किल होता नजर आ रहा है, जिसके लिए अब इकदाम शुरू किए जा रहे हैं। अब आ जाए जो आपने स्मार्ट लॉकडाउन किया सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके नताइज उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। आपने स्कूल कॉलेजेस बंद किए, बहुत अच्छे इकदाम उठाए। मुझे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये इकदाम उठाने के बावजूद आपके बाजारों में रश उसी तरह है। आपके पार्क्स में आप संडे को अगर देख लें, मैं बारहा जिक्र करती हूँ हाजी कैंप लंडा बाजार का, वहां पर इस तरह से रश होता है। इन इकदामात को भी तो देखना है कि अगर आप इतने स्टेप्स ले रहे हैं, आपने स्कूल बंद कर दिए, बच्चों का तालीमी साल ऑलमोस्ट ज़ाया ही हो जाता है, उसके बाद ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिनको देखना चाहिए ना। देखिए इसमें सिर्फ रिस्क क्या है कि आपका हजूम ना हो, आपके लोग ना जमा हो ना। आपकी सबसे पहली एहतियात यह है कि लोग इकट्ठे ना हो, किसी जगह पे लोगों का इकट्ठ ना हो, इज्तिमा ना हो, वो लोग इकट्ठे होकर ना बैठें, जिसकी वजह से ये फैले। जिन मकामात का आपने जिक्र किया, यहाँ तो रोजाना हजारों की तादाद में लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और आपने जो बात की कि हमने स्कूल्स तो बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सबको बंद कर दिया, तलबा और तालबात को घरों में बिठा दिया, लेकिन वो घर नहीं बैठे, वो स्कूल यूनिवर्सिटी से तो घर बैठ गए हैं, लेकिन आज वो निकले हुए हैं घरों से। आप मामूलात जिंदगी देखें, शहर में उसी तरह बहाल है, सब चीजें उसी तरह चल रही हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नहीं है। जो हम लोग एहतियाती तदाबीर या पंजाब हुकूमत बता रही है एहतियात करने के लिए, हम उस पर संजीदा नहीं, हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा हुआ इस तमाम तर एक्टिविटी का, इस तमाम तर इकदाम करने का? कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग बाहर नाश्ता करने फैमिलीज के देखो निकले हुए हैं, रात के खाने आप देख लें, आप टाइम करें कि हम इंडोर नहीं कर रहे, आउटडोर देखें, लोगों ने फुटपाथ पर आपने टेबल कुर्सियां लगा के तो उसी तरह बिठाए हुए हैं। वहां पे समाजी फासला बरकरार आप रख ही नहीं सकते। आपने अंदर से लोगों को निकाला, बाहर बिठा दिया। होटल्स वालों ने किया, रेस्टोरेंट्स वालों ने किया क्या कि बाहर फुटपाथ है, आपने उस पर टेबल लगा दिए। वहां आप किस तरह समाजी फासला को बरकरार रखेंगे? ये सारी चीजें हैं। हुकूमत जो है वो थोड़ा और संजीदगी का मुजाहरा करे और अवाम का एतमाद बहाल करे। मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि जब ये मुस्लिम लीग नवाज ने या PDM ने लाहौर में जलसे का ऐलान किया था, उस वक्त दो जो राय वो सामने आ रही थी, वो ये कहते थे कि 13 दिसंबर का जो जलसा होने जा रहा है, इस पर हुकूमत ने इस तरह के इकदाम करने शुरू किए कि कोरोना केसेस जो है बढ़ाए जाएं और कोरोना के केसेस बढ़ते जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जब ये खुद निकलते हैं, जब ये अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो उस वक्त कोरोना नहीं होता। अच्छा, इन हालात में अवाम और कौम जो है वो एतमाद उनका उठ जाता है। वो जो उनके जहन में बात चल रही होती है, ये वो खुद सोच रहे होते हैं, ये लोगों से या गली मोहल्ले की सतह पर जो बात हो रही होती है कि इन वजूहात की बुनियाद पर हम मौजूदा हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है, तो वो उसको परवान चढ़ता है उनका ये बयानिया। इस वजह से हुकूमत को कुछ इस तरह का ठोस इकदाम करने की जरूरत है कि अपनी एक्टिविटीज को भी महदूद करे
और जो होने वाले शहर में होने वाले जितने मामूलात जिंदगी हैं उनको भी महदूद करें। मुझे बताएं, आज तक मैं अपनी अगर बीट्स की बात करूं कि कोई एक दफ्तर नहीं है जिसमें आपने कह तो दिया कि 50% स्टाफ को कम किया जाए, कहीं भी नहीं हुआ। मुझे जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपका नहीं करेंगे, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आपके SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, आम शहरी जो है आप उसको किस तरह इस बात पर यकीनी बनाएंगे। इसलिए हुकूमत का जो एतमाद है वो अवाम पर जब बनेगा उस वक्त जो है हालात बेहतर हो सकते हैं। शुरू में खौफ की फिजा थी, खौफ इस तरह था, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर इस तरह की बात आ रही थी कि लोग खौफ में मुब्तला हुए। अब वो लोगों में कोरोना वायरस का खौफ खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही। अब खौफ की बजाय हमें एतमाद की तरफ आना है और उस पर हुकूमत को संजीदा इकदाम करने की जरूरत है, ताकि लोग कम अज कम एहतियाती तदाबीर और जो SOPs आपने बना रखे हैं उस पर अमल दरामद करें, तो हम लोग आने वाले मुश्किल वक्त से बच जाएंगे। अदरवाइज आज के जो आपके दादा शुमार हैं कि वेंटिलेटर पर भी इतने लोग हैं, तशवीशनाक लोग हैं, उसके बाद करंटीना सेंटर आप खोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम एक दफा फिर आज से 5-6 महीने की जो पुरानी प्रैक्टिस है, जो हालात खराब थे, हम उस तरफ जा रहे हैं। इसलिए अब आवाम को संजीदगी का हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इन पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त इकदाम भी कर सकती है। अब कानून भी हरकत में आ सकता है। हालात जो है ना, अवाम को इस चीज से बालातर होकर सोच रहे हैं, अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। आप अपने आप को देखें, आपने अपने आप को कैसे महफूज रखना है, अपनी फैमिली को कैसे महफूज रखना है। अगर आप एहतियात करेंगे तो जो मुआशी हालात जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो खराब होते चले जा रहे हैं, उनको भी संभाला देने में हमारा अपना ही रोल है ना, कि अगर हम हालात को बेहतर रखेंगे, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा मार्केटें बंद करें, कोई नहीं चाहेगा बाजार बंद करें, शादी हॉल्स बंद करें। तो फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ात इससे जुड़े सामने आते हैं वो फिर इसी वजह से आते हैं कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इसको हम ही ने कंट्रोल करना है। अब लोगों के लिए ये हमारा मैसेज हो सकता है कि हुकूमत अपने इकदाम कर रही है, अपोजिशन जो है वो मैं ना मानू की तरफ है कि जलसा होकर ही रहेगा। खैर, जलसे की तरफ हम आएंगे और जलसे के हवाले से हमने कल भी देखा कि मरियम नवाज की जानिब से सोशल मीडिया कन्वेंशन जो है वो हुआ। आज मरियम नवाज रैली की क़यादत कर रही हैं और ये रैली जाती उमरा से जाएगी शाहदरा तक। मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने है, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, रश नहीं होना चाहिए, हुजूम नहीं होना चाहिए। CM साहब की भी स्टेटमेंट मेरे सामने है जो कहते हैं इज्तिमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का क्या कहना था आपने मुलाहिजा किया। 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और मरियम नवाज इसको लीड कर रही हैं। आज भी रैली की सूरत में वो जाएंगी, कारकुन उनके हमरा होंगे। कल के खिताब के हवाले से आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। शाहिद सिपरा साहब मुतहर्रिक मरियम नवाज साहिबा नजर आ रही हैं, हम सिचुएशन को रिलेट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये चीजें समझने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखें, जो मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है कि 13 दिसंबर जो है फैसला कुन दिन होगा, माजी में अगर हम तारीख की बात करें और लाहौर से लग रहा है कि वाकई कुछ होने वाला है, जिस तरह से वो लाहौर की तारीख की अगर हम लोग बात करें कि लाहौर की तारीख का ये चीज़ हिस्सा है कि जो भी कामयाब तहरीक चली वो लाहौर से चली। और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी, जिसमें लोगों को पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो भी लाहौर में मीनार पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये PDM जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन पर मुश्तमिल ये इत्तेहाद है, जो अपोजिशन का इत्तेहाद है। अब मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना वायरस है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो जलसा करने जा रहे हैं। उनका क्या बयानिया है? वो ठीक है, वो अब महंगाई की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हो सकता है इसमें अपने और है भी सही कि सियासी मफादात भी अपने शामिल हैं, लेकिन कल का आप कन्वेंशन, इनका मीडिया कन्वेंशन देखें और उसमें लोगों की इतनी बड़ी तादाद का आ जाना, इसका क्या मतलब है कि एक मीडिया सोशल मीडिया कन्वेंशन है उसमें लोग आए हैं और आज की रैली उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है उसका होगा। बिल्कुल, वो जाती उमरा से निकलेंगी और उन हलकों से गुजरेंगी जो हमेशा मुस्लिम लीग नवाज का हलका रहा है। दरोगा वाला में देख लें, शुमाली लाहौर का इलाका है, उसके बाद पाकिस्तान मिंट देख लें, शालामार, उसके बाद बागबानपुरा, उसके बाद गड़ी शाहू से बदामी बाग और उसके बाद शादरा पहुंचेगी। अगर ये रैली जो है वो कामयाब होती है और कारकुन जो है वो मरियम नवाज के साथ निकलते हैं और जिस तरह माजी में निकलते भी रहे हैं, तो एक लाहौर का जो जलसा है उसका माहौल बनेगा। और मरियम नवाज के बारे में पहले भी है कि वो कारकुनों को मुतहरिक करने में हमेशा कामयाब ठहरी हैं और जब भी निकली हैं कारकुन उनके साथ निकले हैं। इस वक्त जो हमारे हालात जा रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं हमारे अवाम के,
वो महंगाई और बेरोजगारी में पिसे हुए हैं। इस वक्त लोग वो सोच रहे हैं कि कोई इस तरह का मुस्बत पहलू या कोई इस तरह का मुस्बत बात सामने आए जिसकी वजह से उनके ये मामला ठीक हो। ये क्या है कि ये वही बयानिया अवाम का लेकर अपोजिशन चल रही है, गो कि इनके अपने सियासी जो है मफादात इसमें शामिल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर वो निकलती हैं और इस तरह का माहौल बनाती हैं, रैलीज निकालती हैं, देखें आजकल मुस्लिम लीग नवाज का हर हल्के में आपके कन्वेंशन हो रहे हैं, आपकी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, मुस्लिम मकामात पर जलसे किए जा रहे हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ये दीगर जो वुज़रा हैं यहाँ लाहौर में मौजूद हैं। बिल्कुल, इसका क्या मतलब है कि 13 दिसंबर को आपका जो अपोजिशन का इत्तेहाद है जिसकी मेजबानी मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, लाहौर से मैसेज जाएगा आपके अवानों में कि अवाम क्या चाह रही है। इसलिए मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि 13 दिसंबर का जो दिन होगा वो फैसला कुन होगा। उन्होंने ये भी बात की कि आपके जो इलेक्टेड अरकान हैं उनको अपनी इज्जत करवानी है। इसका क्या मतलब है कि इस्तीफे भी जेर गौर हैं और इस पर वो बात भी कर चुके हैं कि हम लोग इस्तीफे देंगे। और दीगर जो अरकान हैं उनको भी ये बात बताई जा रही है कि आप लोग इलेक्टेड हैं, आपको लोगों ने मैंडेट दिया, आपको लोगों ने वोट दिए और उसकी वोट का उसको इज्जत दिलवाने के लिए आपको भी अपोजिशन के साथ खड़ा होना होगा। इसका क्या मतलब है कि आपके इस्तीफों वाला मामला भी अभी जेर गौर है और एक जो लॉन्ग मार्च है वो भी जेर बहस है। और ये 13 दिसंबर के जो जलसा होगा इसमें ऐलानात किए जाएंगे कि आया कि हमने लॉन्ग मार्च करना है या इस्तीफों की तरफ जाना है। लेकिन अपोजिशन ये फैसला कर चुकी है कि मौजूदा गवर्नमेंट को हमने चलने नहीं देना और इस बुनियाद पर कि महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी और लोगों को आपने उनके हाल पर छोड़ दिया और उनको खानदानों की कफालत करना मुश्किल यानी लाहौर का जलसा जो है ये फैसला कुन मरहले की तरफ भी जाएगा। आज भी मरियम नवाज रैली की क़यादत कर रही हैं। ऑन लाइटर नोट शाहिद सिप्रा साहब, ऑपोजिशन जहां पर अपने ये जलसे कर रही है और मुतहरिक नजर आ रही है, वहीं सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, जिसमें उन्होंने अपनी कमाल महारत तो दिखाई है, साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन का तोड़ है। ये आप देख रहे हैं, इस टाइम हम फुटेज भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी है, लेकिन उन्होंने इसको रिलेट कर दिया है कि ये ऑपोजिशन का तोड़ कर रही है। वो देखें, ये उनका सियासी बयान तो हो सकता है लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक मुक्का मारें और उसकी वजह से, हाँ ये उनका स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो निकलेंगे या आप लोग जलसे करेंगे या हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे तो हम आपको रौन देंगे, हम आपको निकलने नहीं देंगे। और हो भी रहा है। देखें, ये मुकदमात होना, ये FIA के छापे मारना, एंटी करप्शन की जानिब से समन मिलना, एंटी करप्शन की जानिब से आपको तलब होना, ये सारी चीजें जो हैं ये इसी चीज की अक्कासी कर रही है ना कि हम आपको रौन देंगे, हम आपको बैठने नहीं देंगे। लेकिन अपोजिशन का ये हक है। जब आप लोग कहते थे कि हम लोग इनको कंटेनर भी देंगे, हम लोग इनको जलसों की इजाजत भी देंगे, मेरे लिए तो वो बयान कल का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान है, मैं तो उस पर समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने साउंड सिस्टम दिया या मेज कुर्सियां दी तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रोकेंगे नहीं लेकिन हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपकी लड़ाई जिसके साथ है, जो आपके सामने आपके साथ फाइट कर रहा है, आप उसके साथ लड़ें, उसके साथ लड़ें। आप गरीब आदमी जिसका कारोबार है, जिसका साउंड सिस्टम है, उसने तो पैसा कमाना है, वो किस लिए बैठा हुआ है? बिल्कुल सही बात, इसलिए उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अपोजिशन का, ये आपने कहा कि उन्होंने तोड़ निकाला, ऐसे तोड़ नहीं निकलने वाला। आप इजाजत दें, आप मीनार पाकिस्तान की तरफ जाने दें। मैसेज दिया, मैं कहूंगी वो खुद भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये तो करने के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं, ना तो प्रैक्टिस करती हूँ ना मैं सोच सकती हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो भी ये करने का सोचे ना। खैर, उन्होंने तो कमाल महारत दिखाई है। CM साहब की खासी जहाँ पे संजीदा स्टेटमेंट है, जो कह रहे हैं कि इज्तिमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। जिस तरह कल ही मैंने कहा था कि इस तरह की जो असेंबली होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा वो अनलॉफुल है। कोर्ट के भी डिसीजन हैं और NCOC के भी डिसीजन हैं, लिहाजा हमें इस किस्म के कामों से एतराज़ करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है। तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो जिम्मेदारी किस पे होगी? जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और उनमें तमाम के हमने बहाल कर दिए। तो यही हमारे मेयर्स हैं कि हम अपनी तैयारी अरेंजमेंट्स हमारी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल हो उसको हम कम्बैक्ट कर सकें। जी, हमने अपील भी की है। शायद सिप्रा साहब, गुफ्तगू सुनी, इंतहाई जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि अगर बढ़ गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ये असल में हम सबको सोचना है।
देखिए, हम जिम्मेदारी तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि आपकी गवर्नमेंट की होगी। हम हमेशा गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी डालेंगे कि हुकूमत की नाकामी की वजह से सारा कुछ हुआ। पूरी दुनिया में भी जब बात होगी कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव दोबारा हो और उसकी वजह से अमवात की शरह बढ़ी या केसेस बढ़े, तो किसकी नाकामी होगी? हुकूमत की। जब कामयाबी होती है तो क्रेडिट हुकूमत लेती है, नाकामी होगी तो वो भी उन पर ही आएगी बात। अच्छा, दूसरी बात रही कि सीएम साहब ने बड़े मुतात अंदाज में कहा कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कानून क्या है कि आपके पास मुकदमा है और आप लोग मुकदमे दर्ज करवा भी रहे हैं। कल जितने कन्वेंशन हुआ, जो आपके जलसे हुए लाहौर में, आपने उन इज्तिमात लोगों का इकट्ठा करने पर आपने सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए हैं। मेरे ख्याल में मुकदमात तक हमें महदूद नहीं रहना, बिल्कुल हम उससे आगे निकलना है। मुकदमात पर क्या होगा कि जमानतें हो जाएंगी, लोग आ जाएंगे। आपकी पंजाब गवर्नमेंट इतना इकदाम करेगी कि आप कानून के मुताबिक रहकर ये कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जलसे हो जाते हैं तो जलसों की वजह से नुकसान किसको होगा? अवाम को होगा। अवाम का होगा। केसेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल में पहले जगह नहीं है, आप क्वारंटीन सेंटर दोबारा खोल रहे हैं, उन्हीं में वो फिर भर जाएंगे, तो फिर क्या हालात होंगे? तो हम फिर एक दफा ऐसी फिजा में चले जाएंगे, इन हालात में चले जाएंगे कि हमारा गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपोजिशन को भी सियासी जंग को तो ठीक है वो लड़ें, लेकिन थोड़ा सा उसमें ख्याल रखें कि आवाम का तकाजा देखना बहुत जो है वो जरूरी है, क्योंकि हम बार बार लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपोजिशन अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। और अगली खबर ये है, जैसे कि हम पहले ब्रेक से सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे ऑपोजिशन के जलसे के हवाले से, जो हम देख रहे हैं कि मुतहरिक ऑपोजिशन नजर आ रही है, दूसरी तरफ जिसका जो दिल कर रहा है वो करता चला जा रहा है। लेक्चरर्स और कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए इम्तिहान, हजारों उम्मीदवार इसमें शरीक हुए हैं। एसओपीज नजरअंदाज, वायरस के फैलाव का खदशा है, ये खदशा हमें हर जगह पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे शाहिद सिप्रा साहब? देखें, इस पर तो एफआईआर नहीं नजर आई मुझे। बिल्कुल, अब तो ये तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है ना, दोनों भर्तियां आपकी हुकूमत कर रही है ना। इस पर लोग इकट्ठे भी हुए, कोरोना जो आपके एसओपीज है उनकी वायलेशन भी हुई, उस पर अमल दरामद भी नहीं हुआ, और इकट्ठा करने के बावजूद आपने मुकदमा तो नहीं करवाया। आपके पास तो सारे नाम थे, मेरे ख्याल में ये सैकड़ों लोगों के खिलाफ नॉमिनेटेड एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये चीज जो मैं पहले कह रहा था कि दो रवैये जब आप रखेंगे, दोहरा मयार जब आप रखेंगे, और ये चीजें लोग रिलेट कर रहे हैं, ये लोग देखे ना, लोगों के सामने बात आ जाएगी कि सुबह के वक्त आपके एक टेस्ट होता है, उसमें हजारों जो उम्मीदवार हैं वो शरीक होते हैं, वहां पे कोरोना एसओपीज की वायलेशन होती है, एहतियाती तदाबीर को अपनाया नहीं जाता, और ये पहले कुछ दिन पहले हाईलाइट भी किया जाता है कि आपके कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, इज्तिमात पर आप लोग पाबंदी लगा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को आप बंद कर रहे हैं, इंडोर शादी हाल जो है आपने बंद कर दिए हैं। मुझे बताएं कि सुबह ये होता है और शाम के वक्त में जब जलसा होता है तो आप जलसे की एफआईआर दे देते हैं, और ये जो टेस्ट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का आप उसको छोड़ देते हैं, और बीच में आप 4 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कार्रवाइयां दिखा देते कि हमने 60 जो है वो सील कर दी दुकानें, 50 बंद कर दी। मुझे ये बताएं, अवाम जो है, और वो सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, उस पर चलने वाली जितनी भी खबरें हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, वो उनका एनालिसिस खुद कर सकती है, वो बाशऊर हो चुकी है। सर, आप मालूम है कि क्या हालात चल रहे हैं। अगर आप कहीं फैमिली गैदरिंग में, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी बैठ के ये बात करें ना कि आपने एसओपीज का ख्याल रखना है, लोग आपको फिंगर टिप्स पे बताते हैं कि जलसे हो रहे हैं, इम्तिहानात हो रहे हैं, फलां चीज हो रही है, हम क्यों अपने इवेंट्स ना करें? फिर लोगों की ये चीजें ना लोगों का खौफ ये चीजें खत्म कर रही है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आपने एतमाद बहाल करना है ना। हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो इसको देख रही है, तो वो एतमाद किस तरह बहाल होगा कि आपकी निजी महाफिल भी खत्म हुई, आपकी सरकारी महाफिल इज्तिमात भी खत्म हुए, लेकिन आप सुबह के वक्त जो है एक हजारों लोगों को इकट्ठा भी कर लेते हैं, कोरोना जो एसओपीज है उनकी वायलेशन भी कर लेते हैं, और शाम में एक कन्वेंशन होता है या एक जलसा होता है, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं और उनकी तादाद भी उससे कदरे कम होती है और बहुत ज्यादा कम होती है। बिल्कुल। आप उस पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, तो ये दोहरा मयार लोग देख रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है कि आप सियासी बुनियादों पर कोरोना एसओपीज की वायलेशन पर मुकदमे करवा रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने इकदाम हैं, जो आप खुद करना चाह रहे हैं, उस पर कोई एसओपीज की जरूरत नहीं है, उस पर कोई एहतियात करने की जरूरत नहीं है। मैसेज क्या जाता है कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है, ये चीजें डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो इससे रिलेट कर रही है चीजें, वो टाइम टू टाइम हम याद कराते रहें, बताते रहें कि ये चीजें भी हो रही हैं जिस पर नजरसानी करने की जरूरत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। MCL असर-ए-नौ सर्वे करने का फैसला, गैर कानूनी तामीरात की तफसीलात तलब।
यानी गैर कानूनी तामीरात जो है उसकी तरफ एक बार फिर से जा रही है MCL कार्रवाई करने के लिए। 9 जोन के डिप्टी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन, असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग 3 रोज में तफसीलात जमा कराएंगे। 3 रोज काम करने के बाद उसके नताइज क्या निकलेंगे? शायद सिप्रा साहब मुझे बता दें जरा। कुछ भी नहीं निकलेंगे, मुझे बताएं। ये आप जो 3 रोज काम कर लेंगे, उसके बाद भी पूरे 3 महीने आराम। मुझे ये बताएं, तामीरात हो गई ना, आपके डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उसके बावजूद गैर कानूनी तामीरात होगी, जितनी भी इमारतें बनी, जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई, प्लाजाज बन गए, खड़े हो गए, उनमें कारोबार ज़िंदगी जो है वो शुरू हो गया, उसके बावजूद आज आप कह रहे हैं कि हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई आप उन लोगों को पकड़ें जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, जिन लोगों ने भारी रिश्वत और नजराने लेकर इनकी पहली ईंट लगवाई, आप उनको नहीं पकड़ते। आप उनको पकड़े तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हमारे यहाँ माजरत के साथ अलमिया ये है कि हम लोग ऊपर से पकड़ लेते हैं दरख्त को, नीचे जो उसकी जड़ है उसकी तरफ नहीं जाते। जो उसका मुवज्जिद है, जो इसको इजाद करने में, इसको सामने लाने में जिसने किरदार अदा किया, आप उसको पकड़ें, कानून के कटहरे में लाएं, उसको सजा दें। यहाँ क्या है कि आपने मुअत्तल किया, महीना 2 के बाद मुअत्तली खत्म हुई, उससे अच्छी पोस्ट आपको मिल गई, सही कह रहे, वो फिर वही करेगा। इसलिए जब चेक एंड बैलेंस होगा, जब आपको कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी, महकमाना कार्रवाइयां होंगी, महकमाना सजाएं मिलेंगी, आपकी बरतरफियां होंगी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, जो काम नहीं करेगा हम उसको बरतरफ करेंगे। 2.5 साल में कोई भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही, कोई भी नहीं हुआ। बहुत सारे मामला जो है चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, देखें अब इन बिल्डिंग्स को आप गिराने जा रहे हैं या गिराएंगे, जिनका आप सर्वे करने जा रहे हैं, मुझे बताएं कि इन लोगों पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, नुकसान होगा। लेकिन जब ये उन लोगों ने आपको रिश्वत भी दी, पैसे भी दिए, भारी नजराने भी दिए, उसके बाद करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी की, उसके बाद आप कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसलिए इस हक में मैं नहीं हूं, आप सर्वे जरूर करें, लेकिन जहां पर बिल्डिंग मौजूद है आप उसको रेगुलर कर दें, आप उसी के मुताबिक कर दें, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो फिर आपको उन लोगों को भी पकड़ना होगा जो इसमें मुलविस थे, जिन लोगों ने ये प्लाजा यहाँ पे खड़े करवाए, हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करवाई, आप उनको खटाएंगे तो मामला ठीक होंगे। हमारे यहाँ ये मामला है कि लोगों को पता है कि मुअत्तली के अलावा हमें कोई सजा नहीं मिलनी, इसलिए जो मर्जी किए जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अभी एक अहम खबर हमारे पास है वेलेंशिया टाउन से, जहां पर सिलेंडर, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, गैस चोरी में कमी, सुई नॉर्दर्न ने 3 माह में 75 करोड़ की रिकवरी कर ली है। जी शाहिद सिप्रा साहब। देखें, ये बड़ी कंपनी के लिए बड़ी सूदमंद खबर है कि आप गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, और कुछ पिछले सालों में बात की जाए तो गैस चोरी की शरह में इजाफा हुआ था। मौजूदा MD और मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ये काविश है कि उन्होंने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी, और इवन जो साबिका टीमें कर रही थी काम, आप उनको रिप्लेस किया, उनकी रिप्लेसमेंट की, जो साल से एक ही काम कर रहे थे, तो उसके बाद आपको नताइज मिलना शुरू हुए हैं कि बड़े पैमाने पर जो होने वाली गैस चोरी आप उसको पकड़ रहे हैं। 75 करोड़ रुपए की आपको उसका बेनिफिट हुआ है, हालांकि ये अरबों रुपए में होना चाहिए, चलें जितना हुआ वही काफ़ी है। बात क्या है कि इसकी डिटेल्स में हम लोग जाएं तो कंपनी को नुकसान उनके अपने सिस्टम से भी हो रहा है। ठीक, बहुत सारी ऐसे गैस पाइपलाइंस हैं जो पुराने कोई 30-35 साल पुराना लाहौर में सिस्टम मौजूद है, वहां पर लीकेजेस हैं, और वो लीकेजेस अटेंड ना होने की वजह से हम लोग जो है वो नुकसान की तरफ जाते हैं। वो आपकी गैस लीक हो रही है, उसका लाइन लॉसेस है, कोई टाइम टू टाइम चेक करने का चेक करते हैं। इनका CP डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो उसको चेक करता है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कई सालों से कर भी रहे हैं। आप उसके रोड पे उसको चलाते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सी लाइन कहाँ से डैमेज है, लेकिन कहीं किसी जगह पर आप उसको चेंज भी करते हैं, किसी जगह पर मुरम्मत भी करते हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा नेटवर्क है आप उसको संभाल नहीं सकते। उसको ना संभालना जो है हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है। लेकिन उसके बावजूद देखें कि आपने गैस चोरों को पकड़ा, नेटवर्क्स पकड़े, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए, अदालतों में केसेस ज़ेरे समात हैं, SNGPL उनके खिलाफ अदालतों में केस लड़ भी रही है, तो उन केसेस के लड़ने की बुनियाद पर ये आज जो पैसे आपकी रिकवरी हुई है ये उस बुनियाद पर हुई है। हमारे यहाँ ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट जब कार्रवाई करता है, मुकदमा दर्ज करवा के उसके बाद छोड़ दिया जाता है, अदालतों से आपके गैस चोर हों, बिजली चोर हों, वो रिलीफ ले लेते हैं। लेकिन SNGPL का प्रॉपर डायरेक्टोरेट है, लीगल डिपार्टमेंट है, जो इस पे आपके फाइट करता है केस, और फाइट करने के बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में SNGPL के लिए तो खुश आइंद बात है ही सही, लेकिन लीकेजेस के मामले पर बात करूं तो ये सार्फिन के लिए भी अच्छी खबर है कि लीकेजेस कम होंगे तो आपको प्रेशर जो है आपको बेहतर मिलेगा। बिल्कुल, अभी जो हालात हैं, गैस नहीं बहुत सारे इलाकों में आ रही, तो सार्फिन को भी इससे रिलीफ यानी मिलने जा रहा है। तवक्को तो की जा रही है, MD साहब ने कहा भी है, अब उसको मैं दावा तो नहीं कहता, लेकिन कहा है उन्होंने
कि हम लोग प्रेशर के साथ गैस देंगे, लेकिन चूंकि SNGPL जितनी हुकाम है वो मौसम की तरफ देख रहे होते हैं कि मौसम सर्द है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो उनके लिए मुश्किल होती है, टेम्परेचर थोड़ा राइज हुआ है या धूप निकल रही है तो उनके मामलात बेहतर होते हैं। लेकिन LNG इंजेक्ट करना है, LNG आपको विफाक ने देनी है, विफाक अगर सपोर्ट करेगी कंपनी को तो कंज्यूमर जो है वो उस पर प्रेशर के साथ उनको गैस मिलेगी। अगर विफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी दोनों कंपनियों को, चाहे आप सिंध की ले लें चाहे यहाँ की ले लें, अगर विफाकी गवर्नमेंट LNG की बुनियाद पर सपोर्ट नहीं करेगी, सब्सिडी नहीं देगी तो घरेलू सार्फिन को मुश्किल होगा। अब जो है ये सारा सेहरा जो है विफाक के सामने है, नाकामी होगी, कामयाबी होगी, SNGPL पे नहीं जाएगी, विफाक पर जाएगी। के मुताबिक तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बेहतरी की उम्मीद तो हमें नजर आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब आपके वक्त के लिए। तो नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। क्योंकि सर्दी की शिद्दत के साथ ही हम देखते हैं धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो अक्सर आपसे ये चीजें तो शेयर करते रहते हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन किस हद तक मुतासिर है, मोटरवे को बंद किया गया है, और ये सब चीजें क्यों की जाती हैं, ये सेफ्टी मेजर्स क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हिफाजती मेजर्स तो लिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपका ताउन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब कभी भी मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है, उस पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग परेशान भी नजर आते हैं जिन्होंने अपने जरूरी कामों को जाना होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एहतियात के ऊपर, किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं दौरान ड्राइविंग। अगर आप मोटरवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल तो कहा जाता है, लेकिन वो कितनी मौसर है। मोटरवे पर कौन कौन से मकामात ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मोटरवे पर अगर आप कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जुर्माने आपको किस तरह से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, किस मद में हो सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी जी। SSP मोटरवे मोहम्मद काशिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियों की, असल में लोगों की रहनुमाई के लिए जो कि मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, आज आपको मदऊ किया गया है, तो आई होप कि लोगों को इससे मुकम्मल गाइडेंस जो है वो मिल सकेगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो धुंध है। अब मौसम ऑब्वियसली सर्द होता चला जा रहा है, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है और किस तरह से तैयारी करते हैं? जी बिल्कुल, अभी जैसे कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, फॉग भी स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ दिन पहले तो मोटरवेज पे काफ़ी फॉग थी, बल्कि एक दिन मोटरवेज को 2-3 दिन पहले बंद भी किया। बिल्कुल। तो फॉग एक चैलेंज होता है। फॉग में ऑब्वियसली विजिबिलिटी कम हो जाती है, जो ड्राइविंग है वो मुश्किल हो जाती है। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें एक तो ये है कि गैर ज़रूरी ड्राइविंग से अवॉइड किया जाए, और अगर अशद ज़रूरी है, आपने कहीं जाना ही है, फॉग है, फिर भी आपने मूव करना है, तो उसमें हमारी हेल्पलाइन होती है, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की हेल्पलाइन है 130। ठीक है, इट्स अ टोल फ्री हेल्पलाइन। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन और कौन सी रोड पे अभी फॉग सिचुएशन क्या है। यानी सफर करने से पहले आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ कॉल कर लें। अगर वहाँ कॉल नहीं करना तो हमारा एक मोटरवेज पुलिस का एक एप्लीकेशन भी है, हम सफर एप्लीकेशन, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये चेक कर लें, उसके बाद आप मूव करें। और एहतियात ये है कि आपको जो गाड़ी है, आपकी व्हीकल है, वो साउंड होनी चाहिए, मैकेनिकली ठीक होनी चाहिए, ब्रेक्स वगैरह ठीक होने चाहिए, वाइपर्स ठीक होने चाहिए, और धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल आपको करना है। अच्छा, फॉग लाइट्स का बार बार जिक्र करते हैं, ये मौसर कितनी है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसा इनका कोई इतना फायदा नहीं है। फायदा तो खैर इनका होता है। बेसिकली जो आपकी हेडलाइट्स होती है ना, गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती है, वो आपको पता है बोनट के ऊपर लगी होती है, फ्रंट पे हायर पोजीशन पे होती हैं। जो फॉग लाइट्स हैं वो नीचे होती हैं। जो फॉग होती है, फॉग बेसिकली आमतौर पे ये 1 से 1.5 फुट ऊपर ये हवर कर रही होती है, यानी वहाँ सेटल होती है। इससे नीचे जो 1 फुट है वो आपको क्लियर मिल जाता है। तो फॉग लाइट्स नीचे होती है, उनका फोकस नीचे होता है, तो उससे हेल्प मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सही। मुझे बताइएगा धुंध की कितनी शिद्दत पे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, और जब आप मोटरवे की तरफ जाते हैं धुंध की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कौन से मेजर्स हैं जिसको देखते हुए आप देखते हैं कि धुंध अभी इतनी ज़्यादा है कि हमने मोटरवे को बंद रखना है, फिर जब खोलने का डिसीजन लिया जाता है तो क्या चीज़ें देखी जाती हैं?
इसमें मोटरवेज पे जैसे आपने कहा कि मोटरवेज पे फॉग का ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि आपको पता है वो एक ओपन एरिया से गुजरती है, उसकी अलाइनमेंट इस तरह की होती है कि वो जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, जो पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं, उनसे हट के गुजरती है। सही। तो नेशनल हाईवेज जो है उन पे इस तरह इतना ज़्यादा फॉग का इशू नहीं होता जितना मोटरवेज पे होता है। जो बंद करने का इशू है, जब विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है, देखें ना वहाँ पे तो जो परमिसिबल स्पीड लिमिट है 120 है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो अब जब विजिबिलिटी कम हो जाएगी तो फिर तो आप ड्राइव नहीं ना कर सकते। जब विजिबिलिटी कम हो जाती है, हम समझते हैं कि यहाँ पे आप ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है या खासा रिस्की हो गया, तो उसको फिर जो इंटरचेंजेस हैं, टोल प्लाजाज हैं, वहाँ से क्लोज कर दिया जाता है। और जब विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, जब हम समझते हैं कि एट अ लोअर स्पीड जो कम्यूटर्स है मूव कर सकते हैं, तो फिर खोल दी जाती है। सही। अच्छा, अब ऑब्वियसली इस पे तो आप डिसीजन ले लेते हैं फौरी तौर पर। अब जो गाड़ियां उस टाइम मोटरवे पे मौजूद हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेशल हिदायत भी होती हैं, या फिर मोटरवे पुलिस की तरफ से क्या उनको प्रॉपर कोई गाइडेंस दी जा रही होती है? जो उस वक्त एंटर कर चुकी होती हैं, जी, ऑब्वियसली उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि अगर वो कॉनवाइज में मूव कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाए तो फिर हमारी ये एफर्ट होते हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग जो टोल प्लाजा है, इंटरचेंज है, वहाँ से उनको एग्जिट करा दिया जाए। और कोई खुसूसी स्पीड भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप धुंध के टाइम पे मोटरवे पर हैं तो आपकी स्पीड इतनी गाड़ियों की होनी चाहिए? ये तो इस तरह सजेस्ट करना मुमकिन नहीं होता, बट ये है कि गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए जिस पे आप गाड़ी कंट्रोल कर सकें। अगर आपको सडनली आपने ब्रेक अप्लाई करने हैं तो आप गाड़ी रोक सकें। तो ऑब्वियसली वो स्पीड जब ज्यादा, ड्राइवर्स की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी उनकी जजमेंट है, और ये 40-50 से ऊपर नहीं होती अगर धुंध ज्यादा हो जाए। ऐसे आप ऊपर तो आप ट्रेवल कर ही नहीं सकते। सही। अच्छा, ये बताइएगा, स्मॉग की वजह से भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, तो इससे लेके भी स्मॉग की वजह से भी मोटरवे पर कभी ये सिचुएशन देखी है कि आपको थोड़ी सी ट्रैफिक के लिए कुछ प्लान करना पड़ा है? स्मॉग से कोई ठीक है, स्मॉग से ऑब्वियसली आपकी विजिबिलिटी भी थोड़ी सी अफेक्ट होती है, लेकिन बहरहाल फिर स्टिल यू कैन ड्राइव। मतलब उसमें कोई ऐसा हमें इशू नहीं है आज तक आया कि हमें वो बंद करना पड़ा हो या कोई ऐसा हो गया हो। सही, इस तरह नहीं हुआ। अच्छा, सेकेंडली ये बता दें कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप समझते हैं कि कंपैरेटिवली धुंध की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है? वो लोग जो देख रहे हैं, उन्होंने उस तरफ जाना हो तो उनको पता हो कि ये वो इलाके हैं जहां पर धुंध ज्यादा होती है और यहाँ पर ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मोटरवेज अगर आप M2 की बात करें जो लाहौर टू इस्लामाबाद है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शिद्दत होती है लाहौर से स्टार्ट करें और आप समझ लें भेरा तक, जी, वहाँ तक शिद्दत ज़्यादा होती है, आगे फिर थोड़ी कम हो जाती है। और इस तरह अगर आप नेशनल हाईवेज़ की बात करें, नेशनल हाईवेज़ में तो जहाँ पे ओपन एरियाज आ जाते हैं वहाँ ज़्यादा हो जाती है, और फिर जहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, लाइक कोई स्ट्रीम है, कोई कैनाल है या कोई रिवर है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। जो जहाँ पे नेशनल हाईवेज़ गुजरती हैं शहरों में से, देहात टाउन्स में से, तो वहाँ कम होती है। सही। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि वो लोग जो कि मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं वो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, 130 जी हेल्पलाइन है। इसके साथ साथ हम सफ़र के नाम से एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन किस तरह से लोगों की रहनुमाई कर सकती है? कुछ फीचर्स इसके आप डिस्कस करना चाहेंगे? जी, इसमें आप लॉग इन करें, ठीक है, तो ये ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप लॉग इन करें तो इसमें आपको रोड कंडीशन पे अगर कहीं पे डाइवर्जन लगी हुई है, कहीं पे रोड को डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक को, जी, तो वो भी इसमें आ रहा होता है। और वेदर सिचुएशन भी आ रही होती है। अगर फॉग है तो वो आ रहा होता है कि इस सेक्शन में फॉग ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ से लेके लाहौर से लेके शेखुपुरा तक ज़्यादा है तो वो उसमें इंडिकेट हो रहा होगा कि यहाँ पे डेंस फॉग है, उसके आगे क्लियर है। वो जो टोटल मोटरवेज का ऑल ओवर द कंट्री जो भी सिचुएशन है, वेदर कंडीशन है, ये सिर्फ ये हमारी मोटरवेज की बात नहीं। अगर आपने कोस्टल हाईवे का चेक करना है जो कराची से ग्वादर जा रही है तो उसका भी आपको पता चलेगा। अगर आपने जो कोयटा से कराची रोड जा रही है उसका चेक करना है, जितने भी नेशनल हाईवे, बेसिकली जो हमारी पुलिस है ये इट्स अ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका नाम है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस। तो नेशनल हाईवेज जितनी है और मोटरवेज जितनी है वो सारे हमारे एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। सही। अच्छा, बताइएगा कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा ड्यूरिंग फॉग हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या प्लान किया जाता है, किस तरह से एहतियात रखी जाती है उसकी? हादसे का तो एक प्रॉपर SOP होता है एक्सीडेंट का कि जब हादसा हो जाए तो आपने क्या करना है। उसमें इमीडिएटली तो सबसे पहला काम तो ये होता है, और बल्कि ये हम लोगों को भी इनकरेज करते हैं जो कम्यूट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो
ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, जी जी, जो ट्रक्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, उनके पास तो ट्रैफिक कोन्स होती हैं जी। अगर कहीं से कोई इस तरह की सिचुएशन हो गई, कोई हादसा हो गया या कोई वैसे एक गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, तो सबसे पहले तो कोन्स लगाए जाते हैं, सो दैट जो पीछे से ट्रैफिक आ रही है उसको पता हो कि आगे कोई ऐसी सिचुएशन है और वो स्पीड स्लो डाउन कर सकें। इसके अलावा सबसे पहले तो ये होता है कि अगर खुदा न खासा कोई हादसा हो गया तो जहाँ वहाँ पे जो इंजर्ड हैं उनको फौरी तौर पे मेडिकल एड दी जाए। उसके लिए हम जहाँ पे 1122 है उसको कॉल कर लेते हैं इमीडिएटली। जहाँ पे वो नहीं है तो वहाँ पे मोटरवे पुलिस के पास अपना भी हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उससे हम उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ के जो इंजर्ड है उनको असिस्टेंस दीजिए। उसके इमीडिएटली बाद दूसरी हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि रोड पे क्लियर किया जाए। और जब तक रोड क्लियर नहीं होता उस वक्त तक हम ऐसे कॉशंस और साइन बोर्ड्स और कोन्स इस तरह लगा दें कि जो पीछे से ट्रैफिक आ रही है। और ये हाईवेज के निस्बत मोटरवेज पे बड़ा इशू है, क्योंकि हाईवेज पे तो आपको पता है ना कि वो ओपन रोड्स हैं और उसमें स्पीड भी बहुत ज़्यादा आपकी नहीं होती, फिर हर तरह की ट्रैफिक आ रही होती है, यू आर ऑलवेज अलर्ट। बट जब आप मोटरवेज पे जाते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे तो बस हम मतलब ट्रैफिक वही है जो अलाउड परमिसिबल है, जो अलाउड ट्रैफिक वही है और फिर स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटरवेज पे। अगर ये ना हो तो खुदा ना खास्ता तो फिर अगर पिछले आने वाले ट्रैफिक को अलर्ट ना किया जाए, फौरी तौर पर कोन्स प्लेस ना की जाएं या साइन बोर्ड्स ना लगाए जाएं तो फिर मजीद हादसे का ऑब्वियसली परेशानी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है एसएसपी मोटर में मोहम्मद काशिफ साहब। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये तो धुंध की सूरत में जो एहतियात है आपको बरतनी है, लेकिन आप अगर सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि काशिफ साहब ने कहा कि पहले तो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए या फिर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए। जब कभी आपको ये गाइड किया जाए कि धुंध में कमी है, उसके बाद आप सफ़र का अपना प्लान करें। खैर, इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो जुर्माने किए जाते हैं, किन किन खिलाफ वर्जियों पर किए जाते हैं। अगर आप मोटरवे पर जा रहे हैं तो कौन से कवानीन हैं जिनकी आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, अगर आप करेंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद काशिफ साहब एसएसपी मोटरवे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद काशिफ साहब, ये बताइएगा, जुर्माने जैसे कि मैंने कहा लोग बड़ी शिकायतें करते हैं, अब वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनकी अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा? जी, उसमें सबसे कॉमन तो ये है कि ओवर स्पीडिंग। जी, मोटरवेज पे जो परमिसिबल स्पीड लिमिट है फॉर कार्स 120 है। ठीक है जी, 120 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह नेशनल हाईवेज पे 100 है, 100। इससे अगर स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो फिर आपको फ़ाइन होगा। ठीक है। ये फ़ाइन होता है, ये आमतौर पे कार्स को और छोटी गाड़ियों को होता है। इसके अलावा एक और बड़ा वायलेशन है जिसको हम कहते हैं लेन वायलेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मोटरवेज है 3 लेन, एक साइड पे 3 लेन है, तो उसमें जो HTVs हैं उन्होंने लेफ्ट मोस्ट लेन जो फर्स्ट लेन है उसमें रहना है, और जो LTVs हैं जिसमें आपकी ये कार्स वगैरह आती हैं इन्होंने दरमियान वाले लेन में रहना है, और जो राइट मोस्ट लेन है, थर्ड लेन है, वो दैट इज़ जस्ट मेंट फॉर ओवरटेकिंग। अगर आपने ओवरटेक करना तो आप वहाँ से कर लेंगे। बट होता यह है कि जो लोग आमतौर पे कार राइडर्स हैं वो उसी लेन में जाना मूव करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो कंटिन्यूसली। उससे ये होता है कि पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रास्ता नहीं मिलता, उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वैसे डिसिप्लिन सारा ख़राब होता है। इसी तरह ये हाईवेज़ पे भी ये इशू है, इसका हम फाइन करते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, उनका हम उनकी हर ट्रेलर की और हर ट्रक की एक परमिसिबल लोड लिमिट है कि जो वो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उसी लोड के अगेंस्ट आपने जो रोड है वो डिज़ाइन किया होता है। अगर उससे ज़्यादा एक्सेसिव लोड आएगा तो वो रोड को डैमेज करता रहेगा, तो उसका भी हम फाइन करते हैं। उसके लिए हमारे हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे तो खैर ये होता है ना कि मोटरवेज़ पे इंटरचेंज से पहले ही उनका लोड चेक कर लिया जाता है, और अगर लोड उनका एक्सेसिव है तो उनको वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। बट हाईवेज़ में ये होता है कि जैसे नेशनल हाईवे है जो पेशावर से कराची है, तो इसमें मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे हमारा पत्तों की है, टेक्सला के पास है, वहाँ पे वे स्टेशन बने होते हैं। तो जो वे स्टेशन हैं वहाँ पे उनका लोड चेक किया जाता है, और जितना 1000 से लेकर 5000 तक उनको फ़ाइन होता है, तो जितना ज़्यादा लोड होगा उतना फ़ाइन होता है। ये फाइन्स होते हैं।
इसके अलावा इसके अलावा ख़ास तौर पे ये हाईवेज से रिलेटेड है, मोटरवे से नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल्स का इशू होता है। मोटरसाइकिल्स जो हैं, मोटरसाइकिलिस्ट मोस्टली वो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और हमने खासा इन्फोर्स करवा भी लिया है, बट स्टिल उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेलमेट वियर नहीं करते जी, और उसका हम फ़ाइन करते हैं। उसके अलावा एक मोटरसाइकिल है, उस पर 4 लोग राइड कर रहे हैं और खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाए तो फिर इतनी जानों का ज़िया होता है, तो उसको हम इन्फोर्स करते हैं, उसका फ़ाइन करते हैं। इस तरह जो भी वायलेशंस होती हैं, तो अगर कोई बट इसमें हम ये नहीं करते, ये नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस का ये तरीका नहीं है कि हम गाड़ियों को रोकें और रोक के उनके लाइसेंसेस चेक करना शुरू कर दें। अगर कोई बंदा ठीक ड्राइव कर रहा है तो फिर हम उसका कुछ चेक नहीं करते, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। बट जब वो वायलेशन करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, तो फिर हम उनका लाइसेंस भी चेक करते हैं, फिर हम तमाम चीजें चेक करते हैं, बट हम खुद रोक के नहीं चेक करते। अगर समवन इज ड्राइविंग स्मूथली तो ठीक है, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। सही। अच्छा, मोटरवे पर ये भी अक्सर चीजें देखने में आती हैं कि ओवरटेक इस तरह से किया जाता है कि अच्छा खासा ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है उसको परेशानी हो जाती है। हैवी ट्रैफिक के साथ ये बहुत ज्यादा मसला होता है। फिर मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है कि पास से आपके बड़ी बस या कोई ट्रेलर गुजरे तो आपकी पूरी गाड़ी जो है वो एकदम हिल के रह जाती है। ये इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ते हैं। जी है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही है। असल में ना ये हमारा तो ज़्यादा पार्ट है इन्फोर्समेंट का। इसका मतलब ये है कि हम रोड पे मौजूद हैं और वहाँ पे जो वायलेशंस हो रही हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। इसके साथ हमारा एजुकेशन का पार्ट होता है। हम ये भी हमारा बहुत बड़ा इट्स अ मेजर कोर फंक्शन कि हम ट्रैफिक एजुकेशन और रोड सेफ्टी अवेयरनेस का काफ़ी काम करते हैं। सही। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया जो लाइसेंसिंग का एरिया है। लाइसेंसिंग का ये है कि मोटरवेज पुलिस भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, बट ये बल्क में जो बहुत ज़्यादा इशू होते हैं वो प्रोविंशियल पुलिस से होती है। आपको नॉलेज में होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंसिंग ब्रांच होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, वो लाइसेंस इशू करती है। असल में ये जो एरिया है ना, इसको मज़ीद बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ड्राइवर नहीं ना वो परफेक्ट नहीं होगा तो देखें वो इस तरह की वायलेशन जैसे आप बता रहे हैं कि सडनली उसने ओवरटेक किया और ऐसा थर्स्ट आता है कि आप हिल जाते हैं, तो इस तरह ये चलता रहता है, ये होता रहेगा अनलेस जब तक हम इसको जो इसकी लाइसेंसिंग है उसको बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे नहीं ले आते। सही। कुछ टोल प्लाजा पे रश के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि लंबी कतारें लग जाती हैं। एम टैग पे क्या काम हुआ अभी तक? एम टैग इज अवेलेबल। अगर उसमें यह है कि वो ऑटोमेटेड आपका एक डिडक्शन हो जाती है, आपका जो टोल है उसके लिए आपको मैनुअली पैसे नहीं वहाँ पे देने पड़ते, एक दफ़ा आप एडवांस दे देते हैं तो डिडक्शंस होती रहती हैं। वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी और वो इसका वही सोल्यूशन है। ये जो टोल प्लाजाज पे ख़ासतौर पे लाहौर वाले पे, अब ये जो एक सेग्रीगेशन टोल प्लाजा पिंडी भटिया के पास वो फैसलाबाद की तरफ मोटरवेज जा रही है, उस पर है, उस पर बड़ी लंबी लाइंस होती हैं। बाकी जो मेजर टोल प्लाजाज हैं वहाँ पे होती है। इसका सोल्यूशन तो यही है कि तमाम गाड़ियाँ एम टैग पे आ जाएँ, बट चूँकि तमाम नहीं है अभी एम टैग पे तमाम गाड़ियाँ नहीं हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम चल रहा है। बट उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जब ऐसा टाइम है तो जैसे आप कह लें कि संडे का इवनिंग, उसमें लाहौर की तरफ ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, लाहौर से आउटगोइंग ट्रैफिक कम होती है, इनकमिंग ज़्यादा होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा फिर इनकमिंग के जो बूथ हैं वो ज़्यादा कर दिए जाएं उस वक्त और आउटगोइंग के कम कर दिए, आउटगोइंग पर लोड कम हो जाता है। तो इस तरह से हम उसको करते रहते हैं। बट इसका जो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है वो यही है कि तमाम गाड़ियाँ एम टैग पे आ जाएं, लेकिन चूँकि उस पर अभी उस तरह से सख्ती नहीं है, उस तरह से इन्फोर्समेंट नहीं है। अच्छा, इस पे फिर अगेन हम इस तरफ आ जाते हैं कि लोगों को गाइड किया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है, इससे उनके टाइम की बचत भी होगी और उनके लिए भी आसानी होगी। तो क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज लोगों के लिए ऐसा कि आप उनको कम से कम ये बताएं कि इससे अल्टीमेटली फायदा उनका अपना ही हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप मोटरवेज पे, नेशनल हाईवेज पे या अदरवाइज प्रोविंशियल हाईवेज पे कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक लॉज जो है ना वो रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं और उनको इन्फोर्स भी इसीलिए किया जाता है कि रोड यूजर्स जो हैं वो सेफ रहें। सही। ठीक है। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ डेथ्स है एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से, वो कहीं ज़्यादा है जो मर्डर से है। फॉर इंस्टेंस अगर कंपेयर कर लें कि दुश्मनियों से कितने कत्ल हुए हैं, कितने मौत हुई हैं और रोड एक्सीडेंट से कितनी हुई है, तो रोड एक्सीडेंट्स का नंबर ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसलिए तमाम लोगों से, तमाम रोड यूजर से हमारी यही रिक्वेस्ट होती है, हम उनको अर्ज करते हैं कि आप रोड जो भी ट्रैफिक लॉज हैं
उसमें कोई ईगो का इशू नहीं होता कि मैंने उसको नहीं करना। ये हम सब की सेफ्टी के लिए है, तो इसको आप बिल्कुल 100% ऑब्जर्व करें। इसी में हम सबकी सेफ्टी है, इसी में भलाई। और एम टैग को भी यूज करें, उससे ये है कि टाइम बचता है, इनकन्वीनियंस कम होती है, और एक फ्रस्ट्रेशन जो क्रिएट होती है जब आप लंबी लाइन में लगे होते हैं और आपको 20 मिनट लग जाते हैं क्लियर होने में, परेशानी होती है और आपको अपनी मंजिल तक जाने में। धुंध के हवाले से कोई खुसूसी मैसेज लोगों के लिए? जी बिल्कुल, धुंध का वही जो आपसे पहले बातें हुई हैं कि अगर आप, पहले तो बात ये है कि आप ट्रैवल करने से अवॉइड करें, बट अगर आपने लाजमी ट्रैवल करना तो करें, बट वो सिचुएशन चेक कर लें, हम सफ़र से चेक कर लें, 130 पे कॉल करके चेक कर लें। और फिर आप फॉग लाइट्स होनी चाहिए। आजकल हर सबको चाहिए कि वो गाड़ियों पे फॉग लाइट्स लगा लें, उनकी काफ़ी हेल्प है। इसके अलावा फिर गाड़ी आपकी ठीक होनी चाहिए, आपके ब्रेक्स ठीक होने चाहिए, और बिल्कुल पुरस्कून होकर करें। अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा तो आप गाड़ी बेशक बिल्कुल स्लो डाउन कर दें, पैनिक होने की जरूरत नहीं। और ये सब चीजें हैं आपकी एहतियात के साथ जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, इन दी एंड मैसेज आपके लिए भी यही होगा कि अगर आप मोटरवे पर ड्राइव कर रहे हैं, मोटरवे का सफर का इंतखाब आपने किया है, तो सबसे पहले ये देखिए कि धुंध की शिद्दत क्या है। फिर इसके लिए जो हेल्पलाइन दी गई है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप जो है ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। फिर इसके साथ साथ एप्लीकेशन भी एक मुतारिफ करवाई गई है, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए भी आप महफूज सफर कर सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी आप ख्याल रख सकते हैं। तो मनाजिर आपको दिखाएंगे, फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। ग्रीन टाउन के इलाके से अभी आप तक एक खबर पहुंचानी है, और बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने 7 साला बच्चे एहसान अली को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसोसनाक वाक़या है, ग्रीन टाउन के इलाके में ये पेश आया था। जी, तो आपने अहम खबर जान ली। अभी हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी शाइस्ता कावर साहबा, जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। जी, फ्लोरल डिजाइनर हैं, लैंडस्केपर हैं, और साथ ही साथ PHA के लिए भी इनकी खिदमात जो हैं वो हमेशा से काबिल जिक्र रही हैं। गुले दाऊदी की नुमाइश लगी है, तो हमने सोचा क्यों ना फूलों की इस बहार के बारे में हम इन्हीं से जाने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रेसकोर्स पार्क, जलानी पार्क में जो नुमाइश लगी है, हर तरफ रंग नजर आ रहे हैं, आप तो माशाल्लाह से डिजाइन करती रहती हैं, क्या कहेंगी? ये बहुत ज़बरदस्त है जी। इसके अंदर जिस तरह के आजकल हालात जा रहे हैं और कोरोना की वजह से आपको पता है ओवरऑल काफ़ी डिप्रेशन है, और हर दफ़ा की तरह पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की हुई है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर जो है और PHA दोनों कोलैबोरेट करके ये सारी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब उसके अंदर ये कि यहाँ पे आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी इधर। अच्छा, हम जब देखने जाते हैं ये चीज़ें आंखों को बहुत खूबसूरत लगती हैं, हर तरफ आपको कलर्स, लेकिन इसके पीछे प्लान, इसके पीछे मेहनत, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मुझे बताइएगा, क्या ये चीज़ें बहुत आसान होते हैं कि हम जो डिज़ाइन करते हैं किसको कहाँ पर रखना, किस तरह से ये सब चीज़ें प्लान की जाती हैं? देखिए, इसमें ये एक वाहिद फूल है, अगर आप देखें तो ये आपको बहुत कॉमनली घरों में आम नज़र नहीं आता। ये जो फूल है इसका ये वाहिद है जिसको आप कह लें कि 13 मंथ्स लगते हैं इसको बनाने में। अभी जिस तरह लोग आए हैं एग्जीबिशन के लिए, उन्होंने अपनी जो सैपलिंग है वो पहले से लगा दी हुई है, जो अगले साल उन्होंने इस्तेमाल करनी है। सही। अब इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, और ये बल्कि मेरे ख्याल से बच्चा पालना आसान है, इसको पालना मुश्किल है। सही। तो इसके पीछे माली और जो एक्सपर्ट्स हैं या ग्रोअर्स हैं वो पूरे साल इस पे जान लगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आपको छोटी छोटी इसकी चीज़ें अगर आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर आपकी मिट्टी या जो भी हम करते हैं वो तो होता है, आप एक मिक्स आप उसमें क्या क्या उसमें करेंगे तो एक एक्सपर्ट आपकी होगी तो आपका एक अच्छा पौधा बनता है। उसके साथ साथ आप जैसे ये थोड़ा ग्रो होता है, ये लोग क्या करते हैं 3 पत्ते निकले ऊपर से उसको थोड़ा सा पिंच कर दिया, उसको तोड़ दिया, इसको टोक बोलते हैं। तो वो फिर नीचे से और उसके निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर एक गमले में 30 स्टेम्स बना लेंगे, क्योंकि उसको साथ उसको एक एक पौधे को साथ साथ देखना पड़ता है। फिर अक्सर जो है उनके साइजेस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हर एक स्टेम के ऊपर काने लगाते हैं एक एक को, ताकि क्योंकि वो स्टेम बारीक होती है, फूल बड़ा होता है तो टूट जाते हैं। तो वेरी डेलिकेट। अच्छा, ये जो डिजाइन किए गए हैं डिफरेंट हम देख रहे हैं, इन डिजाइन को किस तरह से डिसाइड किया जाता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? तो ऑब्वियसली इसकी जो फाइनल शक्ल लग रही है वो तो बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसके पीछे तो प्रॉपर मेहनत होती है। हाँ, वो तो सारा कुछ करना होता है ना, इसमें एक्चुअली सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब उसके अंदर आपके प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें होटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, फिर उसमें रेजिडेंशियल्स जो हैं उनकी अलग
सारी जजिंग होती है। अब वो ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को एक पहले से शेड्यूल दिया जाता है, ठीक है। उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए, उन रूल्स रेगुलेशंस में रहते हुए, ये अपने ये जो छोटे से इनके अड्डे कह लें या इनका जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कोई 36 का है, कोई क्या, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारे लगाए जाते हैं और फिर उनको जज किया जाता है। सही सही। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं, तस्वीर बनाते हैं और उनको ये खूबसूरती एक्चुअली जो है वो अट्रैक्ट करती है। घरों में भी लोग इस तरह की खूबसूरती चाहते हैं, तो वो जो लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या घरों में भी आप इस तरह से खूबसूरती फूलों के रंग जो है ये बिखेर सकते हैं? एज ए डिजाइनर क्या कहना चाहेंगे आप? सारा कुछ हो सकता, इसके अंदर बस बात वही है, जैसे मैंने कहा है कि ये थोड़ा सा इसकी केयर ज्यादा होती है। अब खास तौर पे जैसे बरसात आ गई, अब हम लोगों का अक्सर घरों में ये होता है, पौधा लगा दिया तो उसको छोड़ देते हैं कि खुद ही वो ग्रो होता रहे, और इसको आपको साथ साथ चीज़ों को देखना पड़ता है। अब अगर हम बरसात की बात करें, वो सबसे डेंजरस है। बरसात के पानी से इनके काफ़ी ज़्यादा ये मर भी जाते हैं, उसमें बड़ी केयर करनी पड़ती है इनको। बाज़ लोग तो बाकायदा ऊपर प्लास्टिक वगैरह करके इसको शेड में वो मतलब कवर करते हैं, या उसका फिर पानी इसका बार बार निकालना पड़ता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर इसमें कीड़ा वगैरह जिस तरह तेला होता है उस वो लग जाता है, काला, सफ़ेद, सब्ज़, उसकी अलग अलग निशानियाँ हैं। अगर आपका पत्ता कर्व हो रहा है तो वो आपका किस किस्म का है। फिर इसमें माइट्स जो हैं उनका अटैक हो जाता है जब ज़्यादा नमी हो जाए। फिर इसमें स्नेल्स का अटैक होता है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ता है। अब वो घरों में क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा जान नहीं मारते या हमारे माली इतनी मेहनत नहीं करते, तो आपको आम ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। सही, प्रॉपर इसका तरीकेकार भी होता होगा। हाँ, ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती होगी। एज सच इतना आसान नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। खैर, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी की वजह से हम उस तरह से गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम डिटेल में ये चीजें डिस्कस करते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर हम लोगों को बताएंगे वो किस तरह ये रंग अपने घरों में भी बिखेर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मैंने सोचा प्रोग्राम में जाते जाते एक स्पेशल चीज जो है मेरे पास पड़ी है, उसका जिक्र भी मैं आपके साथ करती चलूं। हिमानी की प्रोडक्ट्स जो हैं हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपके लिए घर बैठे कुछ स्पेशल बताना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हिमानी का ये कोकोनट ऑयल जो है मेरे पास मौजूद है, और इसका जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप बालों के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, खाने में भी यूज करेंगे तो ये बराबर जो है वो इफेक्टिव है। हिमानी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो 100% नेचुरल रिसोर्सेज से जो है वो बना रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो ये चीज फोकस की जाती है कि आपकी सेहत का ख्याल रखना है, आपके लिए जो जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसका ख्याल रखना है। तो 100% नेचुरल चीजें अगर आप चाहते हैं तो हिमानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे सामने इस वक्त मैं फिर आपको बता रही, कोकोनट ऑयल है, जिसको अगर आप खाने में इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर आपकी सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। बालों के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो हेयर फॉल के इश्यूज हैं, या फिर हम देखते हैं सर्दियों में बहुत ज्यादा मसाइल आपको ये होने लग जाते हैं कि बालों में खुश्की के, वो भी दूर हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोमो कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे 20% डिस्काउंट भी आप हासिल कर सकते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।